क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे चार्ज के बारे में, तो उसी को डिस्कस करेंगे हम। चार्ज की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे हम चार्ज के बारे में। तो मैंने बहुत सारी चीजें चार्ज के बारे में डिस्कस कर दी थी, तो उसी को एक प्रॉपर्टी लास्ट में बताई थी मैंने कि जो चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये लास्ट में हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। देखो, जैसे मान लो एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम, इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे दो बॉडीज ले लेता हूं। एग्जांपल के तौर पे दो बॉडीज ले लेता हूं। मान लो कोई भी दो बॉडीज है ये इस सिस्टम के अंदर। आइसोलेटेड का मतलब इसका बाहर से कोई लिंक नहीं है, ये बाहर ना चार्ज देगा ना लेगा, कुछ नहीं करेगा। ये एक सिस्टम है, इसमें दो बॉडीज हैं। मान लीजिए इस बॉडी पर चार्ज, इस पर जो चार्ज है वो है +10E। इस पर चार्ज +10E है। इस पर जो चार्ज है वो है मान लीजिए -10E। इस पर चार्ज +10E है, इस पर चार्ज मान लीजिए -10E है। अब दोनों का टोटल मिला के चार्ज देखो, इन दोनों का टोटल चार्ज 0 हुआ। इन दोनों का टोटल चार्ज 0 हुआ। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, जैसे दो बॉडीज थी, टोटल चार्ज कितना है यहां, टोटल चार्ज है 0 दोनों का मिला के, पूरे सिस्टम का। सिस्टम में दो बॉडीज हैं ये। मान लीजिए मैंने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल के इसको दे दिए, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसका -3 चार्ज कम हो जाएगा। इसका -3 चार्ज कम हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो इस पर चार्ज बचेगा -7E। -7E बचेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने इसमें से। साथ साथ इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका +3 कम हो जाएगा। +3 कम हो जाएगा, तो +10 की बजाय इसके पास रह जाएगा +7E। तो इस पर तो चार्ज +7E रह जाएगा, इस पर चार्ज -7E रह जाएगा। तो ये देखो आप, पहले दोनों का 0 था, तो अब भी दोनों का 0 है। पहले भी दोनों का 0 था और अब भी दोनों का चार्ज 0 है। तो इनिशियल चार्ज भी 0 था, फाइनल चार्ज भी 0 है। तो चार्ज चेंज नहीं हुआ। टोटल चार्ज जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा। हर बार 0 होना कोई जरूरी नहीं, जो भी है, मैंने 0 का एग्जांपल लेके समझाया है कि इस सिस्टम में इनिशियल चार्ज 0 था, तो बाद में भी चार्ज 0 है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक का नेगेटिव चार्ज घटा तो दूसरे का पॉजिटिव चार्ज भी घट गया। एक का नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो दूसरे का पॉजिटिव चार्ज भी कम हो गया। बट टोटल सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही लास्ट प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसका एक एग्जांपल मैंने लेके समझाने की कोशिश की है। एक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, चार्जिंग के 3 मेथड हैं। चार्जिंग के 3 मेथड हैं। एक मेथड का नाम बताया मैंने, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो कल डिस्कस हुआ। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दो चीजों को रगड़ के आपस में चार्ज डेवलप करना। एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसकी बात कर लेता हूं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसका क्या मतलब है? देखो भाई, मैंने कहा ना कल चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात की थी, सॉरी फ्रिक्शन की बात की थी। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन की मैं बात करूंगा। जैसे कल मैंने आपको ये समझाया था कि ये ग्लास रोड है। ये मान लो मैंने इस ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से रब कर लिया। इस ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से रब कर लिया। इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने मान लो इसको रब कर रखा है सिल्क के कपड़े से। अब मैंने इस ग्लास रोड को एक न्यूट्रल बॉडी के नजदीक रख दिया। न्यूट्रल बॉडी के नजदीक, ये मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है। देखो, कोई भी बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? अगर ये बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उतना इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है इसके अंदर। बट टोटल मिला के चार्ज 0 है। तो बेटा, जब मैं पॉजिटिव चार्ज वाली रोड, पॉजिटिव चार्ज वाली रोड इस न्यूट्रल बॉडी के नजदीक रखूंगा, इस बॉडी, न्यूट्रल बॉडी के नजदीक रखूंगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस न्यूट्रल बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है
इस न्यूट्रल बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इस डायरेक्शन में कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इधर नेगेटिव आ जाएगा उतना इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस चार्ज्ड बॉडी को जब मैंने एक न्यूट्रल बॉडी के नजदीक रखा तो न्यूट्रल बॉडी के चार्जेस की रीअरेंजमेंट होगी, न्यूट्रल बॉडी के अंदर ही चार्जेस की रीअरेंजमेंट होगी। इस पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया। ये जो फिनोमेना है इसी का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन इसको कहा गया है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब आप दोबारा सुन लें, जब आप एक चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के नजदीक रखते हैं, जब आप एक चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के नजदीक रखते हैं तो उस न्यूट्रल बॉडी में एक साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और एक साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इस फिनोमेना को चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें जितना नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा। जैसे मान लो इधर माइनस क्यू आई चार्ज इंड्यूस हुआ, आई लिखा मैंने इंडक्शन के लिए, नेगेटिव है तो माइनस क्यू आई बोल दिया, तो इधर प्लस क्यू आई चार्ज इंड्यूस होगा। जितना एक तरफ नेगेटिव होता है उतना ही दूसरी तरफ पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना, इंडक्शन में दोनों साइड चार्ज बराबर इंड्यूस होता है। और एक बात, टोटल चार्ज अब भी इसका जीरो है, इसका टोटल चार्ज अब भी जीरो है, पहले भी जीरो था, अब भी जीरो और अब भी पहले भी जीरो था। तो ये फिनोमेना है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये कई सारी बॉडीज पर लगाया जा सकता है। जैसे एक मेटल का स्फीयर ले लूं मैं, मेटल का स्फीयर, मान लो ये न्यूट्रल है मेटल का स्फीयर, मैंने इसके नजदीक ये चार्ज्ड बॉडी रख दी, मान लो इस पर है नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इसका नेगेटिव क्या करेगा, इसका नेगेटिव इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव वाले उनको रिपेल करेगा, इसका नेगेटिव इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेगा। वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा। तो ये फिनोमेना भी चार्जिंग बाय इंडक्शन हुआ। इसमें ये बॉडी नेगेटिव थी, इस तरफ पॉजिटिव आया, इस तरफ नेगेटिव आया। इसमें ये चार्ज बॉडी पॉजिटिव थी तो इसने नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिया था, ये नेगेटिव थी तो नेगेटिव को रिपेल कर दिया था। ये भी चार्जिंग बाय इंडक्शन है, ये भी चार्जिंग बाय इंडक्शन है। ठीक, आप लिख लो, द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग द चार्ज इन द न्यूट्रल बॉडी, द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग द चार्ज इन द न्यूट्रल बॉडी, phenomena of inducing the charge in the neutral body by bringing a charged body near to neutral body, by bringing a charged body near to neutral body is called charging by induction. This phenomena is called charging by induction. ठीक, एक न्यूट्रल बॉडी के नजदीक चार्ज्ड बॉडी को रख के उस न्यूट्रल बॉडी में चार्ज इंड्यूस करवाना चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। चलो ये तो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी से रिलेटेड है, जैसे ना एक आपसे कल मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था आप लोगों को कि कंघे को बालों में से निकालो या स्केल को बालों में से निकालो तो वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती थी। आपसे कोई पूछ ले, एक चार्ज रोड है, मान लो ये, लेट दिस इज द चार्ज रोड, ये एक पीस ऑफ पेपर है। आपसे कोई ये पूछ ले कि ये ग्लास रोड चार्ज्ड है, मान लो हमने चार्ज दे रखा है रोड के ऊपर, ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगी, ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगी। मैंने बताया था ना कि आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं छोटा सा। तो ये बताओ, अगर ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज है और ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रही है तो इस पर कौन सा चार्ज है, इस पेपर पर कौन सा चार्ज है? व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस पेपर? ये पेपर है न्यूट्रल, नो चार्ज, इस पेपर पर कोई चार्ज नहीं है। दिस पेपर इज न्यूट्रल, देयर इज नो चार्ज ऑन द पेपर, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है।
ये पेपर को अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण। ये जो रोड है ना, ये रोड इस पेपर को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण अट्रैक्ट करती है। होगा क्या, जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज है तो पेपर में इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इंडक्शन होगा इसमें, और इंडक्शन के कारण अट्रैक्ट करेगी, इंडक्शन के कारण अट्रैक्ट करेगी, इंडक्शन के कारण, क्योंकि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के नजदीक हो गया, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के नजदीक होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा, इसलिए रोड इस पेपर को अट्रैक्ट कर लेगी। तो पूछा जा सकता है कि एक चार्ज रोड इस पेपर को किस कारण से अट्रैक्ट करती है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण अट्रैक्ट करती है। किसी कारण अट्रैक्ट करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखना है। तो एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है, एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मैं क्या कह रहा हूं? A charged body can attract a neutral body due to electrostatic induction। इसी में एक और चीज है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लिख लें इस पॉइंट को लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट, श्योर पूरा लिखें, अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। पॉइंट लिख लें, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लें। अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज अगर है तो अट्रैक्शन, अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रही है ना, तो इस बात से यह प्रूव नहीं होता कि दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? अट्रैक्शन अगर दो बॉडीज के बीच में हो रहा है तो इससे यह प्रूव नहीं होता कि दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं, इसलिए हम कहते हैं अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्योंकि अट्रैक्शन एक चार्ज्ड बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी हो सकता है, अट्रैक्शन एक चार्ज्ड बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी हो सकता है। तो दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन है तो जरूरी नहीं कि दोनों चार्ज्ड हो, जरूरी नहीं दोनों चार्ज्ड हो सकता है एक चार्ज्ड हो और एक न्यूट्रल हो तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। हां, अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन हो रहा है ना, अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट है। अगर दो बॉडीज आपस में रिपेल कर रही है ना, अगर मान लो दो बॉडी रिपेल कर रही है तो 100% इन पर चार्ज है, क्योंकि रिपल्शन तो दोनों पे चार्ज होगा तभी होगा, रिपल्शन तभी होगा जब दोनों पे चार्ज है। अट्रैक्शन तब भी हो सकता है जब एक चार्ज हो और दूसरी न्यूट्रल हो। तो इसलिए अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बेटा दो बॉडीज है, दोनों पे लाइक चार्ज है, या दोनों पे पॉजिटिव मान लो या दोनों पे नेगेटिव मान लो। एक पर बहुत ही ज्यादा चार्ज है, एक पर बहुत ज्यादा चार्ज है, एक पर कम चार्ज है दोनों पे एक जैसा है, लेकिन दोनों पर लाइक चार्ज है, या दोनों पे पॉजिटिव मान लो या दोनों पर नेगेटिव मान लो। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। तो दीज बॉडीज विल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉट रिपेल, लिख लें। दीज बॉडीज विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये बॉडीज अट्रैक्ट करेंगी। यहां अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो याद रखना, अगर दो बॉडीज पर लाइक चार्ज है, लिख लें बात ये, अगर दो बॉडीज पर लाइक चार्ज है और एक पर चार्ज कम है, दूसरी पर बहुत ही ज्यादा चार्ज है उसके कंपैरिजन में, तो वो दोनों बॉडीज अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल नहीं करेंगी। एंड दैट अट्रैक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लिख भी लें, यहां अट्रैक्शन का रीजन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन में दो बॉडीज पर लाइक चार्जेस हैं तो आपने रिपल्सन बोलना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कंडीशन लगा रखी हो, ये कहते हैं एक पर बहुत ज्यादा चार्ज है दूसरे पर बहुत कम है, तो फिर आपने अट्रैक्शन बोलना है। और वो अट्रैक्शन है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण अट्रैक्शन होती है। ये भी पॉइंट लिख लेना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द रीजन बिहाइंड दिस।
तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन के कारण मैंने बताया। एक और क्वेश्चन देखो बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई एक फ्लेक्सिबल बॉडी है, फ्लेक्सिबल बॉडी है, जैसे मान लो या तो हमारे पास है कोई बैलून है, मान लो कोई बैलून है, बैलून है कोई मान लो, या मान लीजिए कोई सोप बबल है, बैलून सोच लो, सोप बबल जिसकी शेप आसानी से चेंज हो सके, जिसकी शेप आसानी से चेंज हो सके, सोप बबल है या बैलून है। क्वेश्चन यूं है, पहले तो ये बताओ, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया, तो किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है? किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है? किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर आपने कुछ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से निकाल दिए, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसी के ऊपर नेगेटिव आ गया, मतलब आपने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब किसी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमने इस बॉडी पर कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रखा है और ये फ्लेक्सिबल बॉडी है जिसकी शेप आसानी से चेंज हो सकती है, ऐसा मान के मैं चल रहा हूं। देखिए बेटा, अब आपसे ये पूछेगा भी हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो बताइए इस बॉडी के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा? इस बॉडी के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, आपसे ये पूछेगा। जैसे इस पर तो मैंने पॉजिटिव का एग्जांपल ले लिया, अगर मान लीजिए मैं मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, कोई दूसरी बॉडी है, ऐसी फ्लेक्सिबल बॉडी, ऐसी फ्लेक्सिबल बॉडी, इस पर मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो मेरे से पूछेगा भाई इस बॉडी के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा और इस बॉडी के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा। दोनों केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके साइज पर क्या फर्क होगा और इसके साइज पर क्या फर्क होगा, यूं पूछा जाएगा आपसे। दोनों में साइज इंक्रीज करेगा, लिख लो, दोनों में साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, साइज विल इंक्रीज, लिख लो। इसमें अपोजिट कहा गया यार, तू क्या बात करता है? ये बॉडी अलग सोचनी है, क्वेश्चन को गलत करने के तरीके सोच रहे हो तुम। ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, दो अलग अलग, इनको आपस में क्यों मिला रहा है? इनको आपस में क्यों मिला रहा है? इन बोथ द केसेस साइज विल इंक्रीज, इन बोथ द केसेस साइज विल इंक्रीज। पॉजिटिव वाले का साइज भी इंक्रीज करेगा और नेगेटिव वाले का साइज भी इंक्रीज करेगा, दोनों का साइज इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? वो इंक्रीज करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये आपस में रिपेल करेंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ना, ये आपस में रिपेल करेंगे, और ये जब रिपेल करेंगे तो दूर जाने की कोशिश करेंगे, रिपेल करेंगे तो दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इंक्रीज करेगा। ऐसे इसमें जो नेगेटिव चार्जेस है ना, ये आपस में रिपेल करेंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, जिसे चार्ज दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो जिसे बॉडी को एक्सपेंड कर देंगे। तो इन बोथ द केसेस साइज विल इंक्रीज। हाँ, फ्लेक्सिबल बॉडी होनी जरूरी। देखो फ्लेक्सिबल बॉडी ना हो ना, जैसे मान लीजिए मैं मेटल की रोड ले लूं, मेटल की बॉडी ले लूं, तो उस पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ना। मेटल की बॉडी ले लूं तो उसमें तो इतना फोर्स नहीं लगेगा कि उसको एक्सपेंड कर पाए। फ्लेक्सिबल में ऑब्जर्व कर पाएंगे हाँ की साइज में फर्क पड़ा है, इसलिए फ्लेक्सिबल बॉडी है, बोला मैंने, जो आसानी से चेंज हो सके, जो आसानी से चेंज हो सके, उसी में ये चीज ऑब्जर्व कर पाओगे ना आप। हार्ड बॉडी में तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं चलेगा कि क्या फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। इसलिए बैलून लिखा तो बैलून लिखा मिलेगा वहां क्वेश्चन में, तो बैलून लिखा मिलेगा, या फिर वहां लिखा मिलेगा भाई सोप बबल लिखा मिलेगा, इस तरह के वर्ड मिलेंगे आपको, तो उनका साइज इंक्रीज करेगा दोनों केसेस में। बच्चे, जो आम बच्चा है ना, जो आम बच्चा, वो पता क्या सोचेगा? आम बच्चा ये सोचेगा कि भाई इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकले तो साइज घटना चाहिए, बच्चा यूं सोचेगा। इस पर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन दिए गए, इसको एक्स्ट्रा दिए, इसको इलेक्ट्रॉन, इसका साइज बढ़ना चाहिए। जबकि मैं कह रहा हूं दोनों का साइज बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा और इसका भी बढ़ेगा, म्यूचुअल रिपल्सन के कारण, म्यूचुअल रिपेल करेंगे आपस में पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल इस पर है वो पार्टिकल उस पर है। कूलम्स लॉ लिखो, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। देखो कूलम तो साइंटिस्ट का नाम है, कूलम ने चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में स्टडीज की, तो उसके बेस पर उन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोलेगा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो है वो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स निकालने के लिए एक लॉ है। दो चार्ज पार्टिकल हैं, पॉइंट चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल हैं, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसको हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2, इनके बीच में R डिस्टेंस है,
और ये वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखे हुए हैं। दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, r डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो ये दो चार्जेस आपस में फोर्स लगाएंगे, ये चार्जेस आपस में फोर्स लगाएंगे। तो कूलम्स लॉ कहता है कि वो फोर्स कितना लगेगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स होगा, कूलम्स लॉ कहता है कि जो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड force will be inversely proportional to square of distance between the charges। फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को कूलम्स लॉ बोला गया। मैंने यूं लिखा, इसका मीनिंग समझते हैं आप? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मॉडुलस, इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। मतलब इसका मतलब यह है कि चार्ज से पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, हमें उसकी वैल्यू लेनी है। यूं लिखने का मतलब है कि हमें चार्ज के साइन का कोई चक्कर नहीं है, साइन का कोई चक्कर नहीं। साइन चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव तो केवल ये बताएंगे कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। पॉजिटिव नेगेटिव तो केवल ये बताएंगे कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, इसका मतलब विदाउट साइन, साइन नहीं देखना अपन है फोर्स की वैल्यू निकालते वक्त। तो इसको मैं कंबाइन करूं तो यूं लिख दूंगा मैं, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दोबारा मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा, मैं ये मान के चलूंगा कि आप समझ गए हैं कि हमें चार्ज की केवल वैल्यू बढ़नी है, साइन नहीं बढ़ना फोर्स निकालते वक्त। इसको मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू अ कांस्टेंट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये फोर्स का फार्मूला बना अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स का फार्मूला बना। के इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। आपको इस तरह पता होगा कि अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं, इक्वल टू का लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाना हो, इक्वल टू का लिखना हो तो साथ में कांस्टेंट लिखा जाता है। ये सबको पता होगा। यहां ये जो कांस्टेंट है इसका नाम है, इस कांस्टेंट का नाम है यहां, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस के से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इस के की वैल्यू वैसे तो मीडियम टू मीडियम चेंज होती है, मीडियम टू मीडियम चेंज होती है, बट अगर हम वैक्यूम के लिए बात करें, क्योंकि मैंने चार्जेस को वैक्यूम में माना है, मैंने ये माना चार्जेस वैक्यूम रखे हैं, तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इस के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस के की वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है और वैक्यूम के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम है। फॉर वैक्यूम दिस वैल्यू इज मैक्सिमम। बाकी मीडियम टू मीडियम ये वैल्यू चेंज होती रहती है। हम वैक्यूम में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का फार्मूला है। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स यहां से निकाला जा सकता है। इसमें एक चीज देखो, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा। मतलब चार्ज दूर रखोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, चार्ज नजदीक रखोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। चार्जेस जितने दूर ले जाओगे फोर्स डिक्रीज करता जाएगा। इसी बेस पर आप फोर्स और एफ के बीच में ग्राफ बना सकते हो। फोर्स और एफ के बीच में ग्राफ बना सकते हो। वो ग्राफ कुछ इस तरह का रहेगा, इस तरह ग्राफ रहेगा। इसका मतलब होगा कि जब मैं आर बढ़ाऊंगा तो फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स को बढ़ाऊंगा, सॉरी डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो फोर्स विल डिक्रीज। फोर्स और आर के बीच में ये ग्राफ है। जब आर इनफाइनाइट हो जाएगा, जब आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इसके बेस पर जैसे ये फोर्स का फार्मूला बन गया हमारे पास, अगर मैं यहां से न्यूमेरिकल लूं, जैसे मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, मान लो एक चार्ज है 10 कूलम, एक चार्ज है 10 कूलम, एक चार्ज है 20 कूलम, एक 10 कूलम एक 20 कूलम है। वो 2 मीटर के डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखे हुए हैं, 2 मीटर के डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो आपसे पूछता है ये डाटा है तो बताइए व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस। तो मैं इसमें वैल्यू भर के फोर्स निकाल लूंगा, इसमें वैल्यू भर के फोर्स निकाल लूंगा। तो F इज इक्वल टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 10, Q2 की वैल्यू 20 और 2 का क्या आंसर आया देखो इसका।
ये 4 हो जाएगा, कट के 5 हो जाएगा यहां, तो 45 इंटू 10 की पावर 10, 45 इंटू 10 की पावर 10, जिसको मैं लिख सकता हूं 4.5 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन। मान लो एक बॉडी पे चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, माइक्रो समझते हैं, माइक्रो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 बोलते हैं इसे, 2 माइक्रो कूलम का मतलब है। मान लीजिए दूसरी बॉडी पे चार्ज है 6 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, म्यू सी, माइक्रो, माइक्रो कूलम, तो ये होगा 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। मान लीजिए ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं वैक्यूम में, 1 मीटर के डिस्टेंस पर वैक्यूम रखे हैं। हाँ, तो माइक्रो कूलम में बहुत सारी जगह चार्ज लिखा मिल सकता है आपको, माइक्रो कूलम में, तो 10 की पावर -6 साथ में लिख लें उसके साथ। तो जैसे ये डेटा है, आपसे कहता है फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, तो ये वैल्यू भर लो भाई, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, उसमें वैल्यू भर रहा हूं मैं। एक चार्ज होगा 2 माइक्रो, दूसरा होगा 6 माइक्रो डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। देखना कितना आया, कितना बना भाई, 18 पंजे 90, 106, 108, 18 पंजे कितना होता है, 18 पंजे 90 और 18 सिक्का 108, 108 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो सारा गया, और नीचे तो 1 ही था, तो 10 की पावर -3, तो 0.108 न्यूटन बनाए, तो 0.108 न्यूटन। चार्ज इज 3 मिली कूलम, एम छोटा सी बड़ा, तो ये मिली कूलम होगा, इसका मतलब होगा 3 इंटू 10 की पावर -3। अगर ये छोटा m लिख रहेगा तो मिली बोलना है, म्यू लिख रहेगा तो माइक्रो बोलना है। व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम दे विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि वैक्यूम से अगर किसी दूसरे मीडियम रखोगे ना तो k की वैल्यू कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा, वैक्यूम के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो k है ना वो, तो वैक्यूम के अंदर चार्जेस के जो चार्जेस वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, मीडियम के अंदर रखने के बाद फोर्स कम हो जाता है, जो उनके ऊपर लगेगा रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगा जब वो मीडियम रखे जाएंगे। मेगा में 10 की पावर 6 आएगा भाई, हाँ 10 की पावर 6 मेगा में। नॉर्मली आपको चार्ज माइक्रो कूलम ज्यादा मिलेंगे, माइक्रो कूलम या पिको कूलम भी मिल सकते हैं, माइक्रो कूलम या पिको कूलम, पिको कूलम भी मिल सकते हैं। जैसे मान लो 2 पिको कूलम, 2 पिको कूलम, 2 पिको का मतलब 2 माइक्रो माइक्रो कूलम, तो ये 10 की पावर 12 हो जाएगा, 10 की पावर 12। बेटा प्लस माइनस ई बताया था मैंने, प्लस माइनस ई इसको कहते हैं बेटा, इस वैल्यू को, इसको प्लस माइनस कहते हैं बेटे। ई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये था ई, प्लस ई या माइनस ई इसको बोलते हैं। इतने चार्ज का नाम देखो, बार बार देखो, इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से अच्छा ना, इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से अच्छा हम ई लिख देते हैं, ताकि बार बार ये बड़ी वैल्यू ना लिखनी पड़े, इसलिए ई से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और कोई कारण नहीं। तो चलो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने कल एक बताया ना, चार्ज इज इक्वल टू एन ई, इसी से याद आया, मेरा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए चार्ज इज इक्वल टू एन ई, मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस एन ई, तो आपसे कोई ये पूछ सकता है कि अगर 1 कूलम चार्ज हो, 1 कूलम चार्ज हो तो कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज करना है 1 कूलम, मान लो किसी बॉडी पर 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज करना है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आपको। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछ लेता कई बार आपसे, आपसे ये पूछ सकता है भी 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना हो, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो यहां से मैं बता सकता हूं एन ई इज इक्वल टू 1, एन निकालने हैं 1/e, तो 1 कूलम का चार्ज डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे उसकी बात हो रही है ये, तो ये होगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब इसको सोल्व, हाँ बिल्कुल सही रवि, बिल्कुल सही, अरे माइनस नहीं प्लस का निशान आएगा, ये आएगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आएगा, डिवाइड करके देख लो इसको। आदित्य 8 नहीं आएगा, 18 आएगा, देखो, अरे इसको यूं लिख दो ना यार, मैं कर देता हूं, देखो ये यूं आया, इसको यूं लिख दो सोल्व करने के लिए, अगर कंफ्यूजन है तो। क्या मैं इसको यूं लिख दूं, 10 की पावर 19 ओवर 1.6, इसको यूं लिख दूं 10 इंटू 10 की पावर 18 ओवर 1.6,
इसको डिवाइड करके देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 6.25 के आसपास आएगा, ये आंसर बन जाएगा। ये बहुत कॉमन सी बेसिक सी बात है, ये तो आना ही चाहिए। रिपीट कर दिया मैंने, क्या लिखा पहले, ये लिखा, फिर 10 की पावर 19 को ऊपर ले गया, 10 की पावर 19 को ऊपर ले गया, देखो, फिर मैंने 10 की पावर 19 को तोड़ दिया 10 इंटू 10 की पावर 18 में, 10 इंटू 10 की पावर 18, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, कर सकता हूं ऐसा मैं। फिर 10 को मैंने इसे डिवाइड करके देख लिया, 10 को जब इससे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। तो ये एक कूलम चार्ज डेवलप करने के कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड है। मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा था बेटा, जैसे ये ना F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये होता फार्मूला। इसमें जो के है ना, के, इसकी ये वैल्यू लिखी मैंने, ये वैल्यू लिखी। चलो के की ये वैल्यू बताई मैंने। के की एक वैल्यू और होती है भाई, जो मैं बताना चाह रहा हूं, के की एक वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल, इसका नाम है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। जैसे और सिंबल होते हैं अल्फा बीटा गामा, वैसे ये जो ई जैसा सिंबल है ना, ई जैसा, ई जैसा बना रखे आपने, ई नहीं है ये थोड़ा टेढ़ा बना रखा है गोल सा, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इसके पैर में 0 है, इसके पैर में 0 है, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। तो के की एक वैल्यू ये भी लिखी जा सकती है, के की अगर ये वैल्यू लिखोगे ना, तो फोर्स की वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी फोर्स की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब मेरे से ये मत पूछना कि एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है और क्या नहीं होता, ये तो +2 की बात हो जाएगी बिल्कुल टोटली। मैंने बता दिया, कहीं लिखा मिल जाए आपको इस फॉर्म में, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे कहीं पर भी ना, उसमें ओलंपियाड में ना एनटीएससी में इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे पढ़ते हैं, किसी बुक में बाई चांस लिखा मिल जाए तो उनको लगेगा हमें पता नहीं था, तो इसलिए मैंने बता दिया। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, इस के की, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की, वैक्यूम के लिए वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। तो बेटा ये फोर्स से रिलेटेड था, कूलम्स लॉ से रिलेटेड, ये मैंने आज जो बताना था। आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूं, ठीक है बेटा, ओके बाय बाय, टेक केयर।